बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। आज़ाद डिजिटल मीडिया की नई सीरीज आज़ाद सोच में आप तमाम देखने वालों को वेलकम करते हैं। आज के प्रोग्राम में 4 बड़ी अहम खबरें हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा को जो कन्विक्ट किया गया, सजा के इस फैसले के बाद जो पीटीआई की जानिब से एक नया दिफा लिया गया, उस दिफा के गुब्बारे से कैसे हवा निकली है, बल्कि ना सिर्फ उस नए दिफा के गुब्बारे से हवा निकल गई है, बल्कि एक नए जुर्म का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने एतराफ कर लिया है। तो यह क्या मामला है, एक तो इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। आज नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब हलबर्दारी भी है। क्या अमेरिका से तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छी खबर आने जा रही है या बुरी खबर आएगी, इस पर भी हम बात करेंगे। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के खिलाफ सवियर कैंपेन का आगाज हुआ है। कौन कैंपेन चला रहा है? और फिर इस्तीफे की बात भी की जा रही है। जस्टिस याहिया अफरीदी का नाम लिया जाता है, जस्टिस मंसूर शाह का नाम भी लिया जाता है। तो किसका इस्तीफा आने का इम्कान है, इस पर भी हम बात करेंगे। चौथी खबर नाजरीन, इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान के बरतानवी सहाफी के साथ राब्ते। ये राब्ते किस सिलसिले में हुए, मामला क्या है, माजरा क्या है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ जो डिटेल है वो शेयर करेंगे। और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफी तैयब बलोच। तो तैयब बलोच साहब, आपको वेलकम करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, जो इमरान खान को और बुशरा बीबी साहिबा को 190 मिलियन पाउंड केस में जो कन्विक्ट किया गया, अब यह कन्विक्शन तो हो गई, सजा हो जाती है 14 साल की, 7 साल की। अब इस जजमेंट के बाद, इस फैसले के बाद एक नया दिफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेके सामने आती है। अब ये जो डॉक्यूमेंट्स या ब्रिटिश कोर्ट के जिस फैसले की बात की जा रही है, ये तो कहीं पर भी पीटीआई की जानिब से दिफा नहीं लिया गया। तो ये दिफा क्यों लिया जा रहा है? इस दिफा में तो एक नया जुर्म पीटीआई के ऊपर जो है वो सामने आ रहा है कि ये तो एक नया केस इनके खिलाफ बन सकता है। क्या कहते हैं तैयब बलोच साहब? बिल्कुल, बात यह है कि जहां दिफा लेना चाहिए था वहां पे इन्होंने दिफा नहीं लिया, ठीक। और दूसरा बात यह है कि जी ये जो कह रहे हैं कि जी वो तो नेशनल क्राइम एजेंसी या बरतानिया में मैटर है, मुझे ये बताएं हुआ तस्फिया इसमें? देखें, अगर केस चलता तो फिर उनका दिफा कहीं ना कहीं वैलिड हो जाता कि जी एक्ट बाहर हुआ है। अच्छा, हुआ नहीं है वहाँ पे, मतलब इन्होंने केस ही नहीं किया। मलिक रियाज ने तस्फिया किया, वहाँ पे उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान भी आपसे तस्फिया करेगी। यहाँ पे वो शहजाद अकबर के साथ राब्ते में थे। शहजाद अकबर साहब ने खुद जो है काबीना में बताया कि जो है वो हम जो है वो पैसे तस्फिये की सूरत में हमें मिल जाएंगे। और बनी गाला में, नाट है वज़ीर आज़म हाउस में कोई मुआहदा नहीं हुआ नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ। जो इनका तस्फिये वाला भी एग्रीमेंट हुआ वो बनी गाला में हुआ, प्राइवेट कैपेसिटी में हुआ, प्राइवेट जगह पे हुआ, ठीक है ना। यानी उसमें वज़ीर आज़म इस्तेमाल हुए, उसका हाफिज इस्तेमाल हुआ, लेकिन बनी गाला में ही मुआहदा हुआ उनके साथ। तो वो तस्फिया जो है वो हुआ। उन्होंने कहा हम इसको जो है परसू नहीं करना चाहते, लीगली हम परसू नहीं करना चाहते, बस पैसे आप हमें शिफ्ट करा दें। जी ठीक है जी, शिफ्ट कहाँ पे करने हैं? अब बात यह है कि मलिक रियाज पहले ही इनको पढ़ा चुके थे कि आपने मेरे साथ एडजस्टमेंट करनी है, कि मैंने जो है वो बैरिया टाउन कराची का जो 460 अरब रुपया अदा करना है, तो ये जो रकम है आपको मिलेगी। तो आपने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में, तो इन्होंने कहा कि जी पैसे आपको कैसे, मोड ऑफ ट्रांजैक्शन कैसे होगा? तो उन्होंने कहा जी वो अपने आप को क्लेरिफाई भी कर दीजिए, हम नहीं लेंगे तो वो सुप्रीम कोर्ट के उसमें जमा करा दें। और ये वो, तो वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करवाया और वही बैंक अकाउंट और वो सारा कुछ दिए गए। तो ये वो एक तस्फिये की सूरत में हुआ, जिसको जो मुआहदा हुआ बनी गाला के अंदर ही। और दूसरा ये है कि ये अगर इनके पास कोई भी एविडेंस था तो ये इन्वेस्टिगेशन को कमजोर कर सकते थे या कुछ वहां पे मुद्दा इख्तियार करते। आपकी बात के साथ एग्री करते हो तैयब बलोच साहब, देखें ना कि ये ब्रिटिश कोर्ट का जो फैसला है ये 21 नवंबर 2021 का है। बिल्कुल, अगर ये फैसला इमरान खान को, बुशरा बीबी साहिबा को सपोर्ट कर रहा होता, मलिक रियाज को सपोर्ट कर रहा होता, तो लाजमन बात है कि ये अदालत में अपने दिफा के तौर पे डॉक्यूमेंट्स पेश करते। अब जैसे मैंने आपको तारीख बताया कि नवंबर 2021 का ब्रिटिश कोर्ट का यह फैसला है, यहां पर इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ जो रेफरेंस पर 190 मिलियन रेफरेंस पर जब कार्रवाई का आगाज होता है, तो वो नवंबर 2023 में, यानी 2 साल के बाद प्रोसीडिंग का आगाज होता है। तो इनके पास ये ऑर्डर होना चाहिए था, दिफा लेना चाहिए था। और जैसे मैंने कहा कि इसमें तो एक नया जुर्म तैयब बलोच साहब सामने आया है कि जो ब्रिटिश कोर्ट के फैसले का हवाला दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि उस फैसले में यह लिखा है कि यह पैसा मलिक रियाज का था। क्योंकि बरतानिया में जुर्म सरजद नहीं हुआ, बरतानिया में कार्रवाई नहीं हो सकती थी, तो इसलिए पैसा पाकिस्तान को दिया गया, क्योंकि जुर्म जो है वो पाकिस्तान में हुआ था। अब तैयब बलोच साहब, सवाल ये उठता है
ये जो दफा लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट था मुआहदे में और पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जाने थे, 2-3 सवालात ज़हन में आते हैं। बिल्कुल। एक तो यह कि अगर जैसे ब्रिटिश कोर्ट ने कहा कि जुर्म पाकिस्तान में हुआ तो पैसा पाकिस्तान में आ गया, बिल्कुल। इस बहस में जाए बगैर कहां पे आया, अभी उस पर भी हम बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में क्यों आया, कहां पे जाना चाहिए था, ये तो फिर बात वाज़ेह होगी ना ब्रिटिश कोर्ट के फैसले के बाद कि पाकिस्तान में जुर्म हुआ, ये मनी लॉन्ड्रिंग की गई। बिल्कुल। तो ये पैसा वापस आने के बाद क्या पाकिस्तान में इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जब वो खुद वजीर आजम थे, उनकी पूरी काबीना थी, क्या मलिक रियाज हुसैन के खिलाफ कोई कार्रवाई इनिशिएट की गई? 2019 का मैटर है। 2022 अप्रैल में खान साहब की हुकूमत का खात्मा होता है, इख्तिताम होता है, मुकम्मल तौर पे खामोशी, कोई कार्रवाई मलिक रियाज हुसैन के खिलाफ नहीं होती। और फिर पैसा वापस आता है, जुर्म के पैसे की बात हो रही है ना, ब्रिटिश कोर्ट कह रही है कि जुर्म पाकिस्तान में सरजद हुआ, एक तो उस पर कार्रवाई नहीं की, और फिर वो पैसा पाकिस्तान में वापस ला के मलिक रियाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डलवा के एक तरीके से वापस किया गया, और फिर उसके एवज अराजी हासिल की गई। बिल्कुल। सैकड़ों कनाल की अराजी, उसके साथ साथ करोड़ों रुपए की एक खतीर रकम, बिल्कुल 28 करोड़, 28 करोड़, फिर 1.5 करोड़ का खान साहब ने कंट्रीब्यूशन किया, वो भी मलिक रियाज हुसैन से लिफाफा लेके। बिल्कुल। तो यहां पर तो फिर एक दूसरा जुर्म भी सरजद हुआ है कि एक तरफ आप जमीन ले रहे थे, दूसरी तरफ जो जुर्म का पैसा था मलिक रियाज हुसैन को आप वापस कर रहे थे। ये तो जो दिफा बनाया जा रहा था, जैसे मैंने आगाज में कहा था, इस दिफा के गुब्बारे से भी हवा निकल गई है, और फिर किसी कोर्ट में ये डॉक्यूमेंट्स नहीं पेश किए गए। बात यह है कि ये सेटलमेंट थी मलिक रियाज और बानी पीटीआई के दरमियान, ठीक है। तो वैसे अगर आप देखें कि खुद मलिक रियाज के खिलाफ कितनी बयानबाजी किया करते थे बानी पीटीआई, लेकिन जब सेटलमेंट हो गई तो सेटलमेंट के नतीजे में उन्होंने कोई उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई नहीं की कि आप 190 मिलियन पाउंड ये रकम गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान से बाहर कैसे लेके गए थे। चे जाया कि यहाँ पे उनके खिलाफ कार्रवाई होती, कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा उनको नवाजा गया, और उसने जो नवाजा उसने जदादों की सूरत में उनको नवाजा। अब मलिक रियाज जो है, मलिक रियाज कारोबारी बंदा है, और उसने तो कारोबार किया इनके साथ भी, अरबों रुपए लेके करोड़ों रुपए इनको दे दिए, सिंपल सी बात है। और ये भी खुश हो गए। खान साहब खुद कहते हैं अपने बयानात में, अपनी तकरीरों में, देयर इज नो फ्री लंच। हाँ बिल्कुल। तो मलिक रियाज मुफ्त में लंच तो नहीं करवाता, फिर लंच तो नहीं करवाता, उसको कोई फायदा दिया गया तो उसके बदले में उसने राजी दी। साफ जरा उसको 190 मिलियन दिए गए, उसके नतीजे में उसने अलकादर ट्रस्ट की जो जमीन है वो इनको दी, और दूसरी फरा को अलग दी, और फिर जो है जो आप नकदी कह रहे हैं नकदी दी गई, फिर कुछ ज्वेलरी भी जो है वो दी गई। तो मलिक रियाज का पूरी फैमिली ऑन बोर्ड थी, और इधर से जो है वो बुशरा की जो फ्रंट मैन है फराग होगी और जमील गुलर, सब कुछ कनाइवेंट के साथ हो रहा था, सब कुछ कनाइवेंट के साथ हो रहा था, सब कुछ बातचीत के साथ, एक दूसरे के साथ मुशावरत के साथ मुबैना तौर पे हो रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट हमने एनसीए को देना है, ये पैसे सुप्रीम कोर्ट में आए जाएंगे, मुबैना तौर पे एनसीए को बताएंगे कि ये तो वो अकाउंट है सुप्रीम कोर्ट का जहां पर हम करप्शन की मनी को पार्क करते हैं। वहां पर भी पूरी तरह वजाहत नहीं की गई। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये बताएं, आज 20 जनवरी है, आपकी बड़ी तवक्कुआत थी कि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप आएगा, और पीटीआई ने भी तवक्कुआत लगा रखी हैं कि इमरान खान साहब के लिए कुछ अच्छा हो जाएगा, और वहां से कोई ऑर्डर पास होंगे, और खान साहब को अडयाला जेल से निकाल दिया जाएगा, बरी कर दिया जाएगा। तो तकरीब हल बर्दारी तो होनी है। कोई अच्छी खबर है पीटीआई के लिए? मुझे तो बुरी खबर ही नजर आ रही है, बहुत बुरी खबर है। और ये तो अपना बानी पीटीआई को आज़ाद कराने पे तुले हुए हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है हलफ लेने के बाद जो है कोई डायरेक्शन देगा, कोई ये करेगा, पाकिस्तानी हुकूमत को प्रेशराइज करेगा। लेकिन आपको खबर ये दे रहा हूँ कि नई इंतज़ामिया जो ही टेक ओवर करेगी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को, और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो जब ओवल ऑफिस में बैठेंगे, तो मुझे ये लग रहा है कि इमरान खान के करीबी साथी बराज ग्रुप के जो मालिक है आरिफ नकवी, वो अमेरिका को मतलूब है, और वो शौकत खानम जो इनका अस्पताल है, ठीक है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी शामिल हैं। तो अमेरिका की जानिब से ट्रंप से मुतल्लिक बल्कि तैयब बलोच साहब खबर भी आई थी, एक स्कैंडल पूरा आया था जिस पर पीटीआई ने कहा था कि हम इसको सू करेंगे, बर्तानिया में जाके फाइनेंशियल टाइम था शायद, उसकी स्टोरी थी। बिल्कुल, लेकिन सू नहीं किया गया। वो खबर क्या थी? खबर ये थी कि जो वहां पर चैरिटी के पैसे इकट्ठे किए गए, उससे इमरान खान साहब ने इकट्ठा तो चैरिटी की मद में किया, बिल्कुल, लेकिन यहां पे आके जो खान साहब की 2013 के इलेक्शन कैंपेन थी
वो सारा चैरिटी का पैसा उस कैंपेन में जो है वो खर्च किया गया। और दूसरा जो है आरिफ नकवी साहब जो है ये मुझे लगता है खान साहब के भी शायद उस्ताद हैं इन चीज़ों में कि किस तरीके से करप्शन और बदनवानी की जाती है और किस तरीके से चैरिटी का पैसा जो है वो दूसरे ट्रस्ट वगैरह बना के और उसको छुपाया जाता है। तो इन्होंने तो बिल गेट्स को भी चूना लगाया हुआ है आरिफ नकवी साहब ने, ठीक है ना। तो अब अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कहेगी कि हमें ये वापस करो, ठीक है ना। तो अगर ओवल ऑफिस में बैठ के प्रेसिडेंट ट्रंप ने या अमेरिका ने जो है वो इसकी हवालगी बरतानिया से मांग ली तो फिर खान साहब किधर जाएंगे? खान साहब हवाले होते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे, लेकिन आरिफ नकवी जो इनके करीबी साथी हैं वो मुझे अमेरिका में जाते हुए नजर आ रहे हैं। खान साहब के लिए कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अच्छा वक्त आपको नजर नहीं आ रहा, उनकी रिहाई आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन आरिफ नकवी के लिए जो है वो बुरा वक्त शुरू हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन में इसमें एक और चीज भी है, याह्या अफरीदी साहब के खिलाफ जो कैंपेन चली उस पर आने से पहले ये अलीमा खान साहब है कि किसी बरतानवी साफी के साथ कोई राब्ते, कोई चैट जो है वो लीक हुई है, सोशल मीडिया पे चल रही है। ये बरतानवी साफी कौन है? इनका कोई वाकया भी पाकिस्तान में हुआ था, इन्हें निकाला गया था पाकिस्तान से। देखिए पीटीआई जो है इस टाइम ओवरऑल तमाम के साथ राब्तों में है। रऊफ हसन का भी आपने भारतीय साफियों के साथ राब्ता आपने देखा होगा। तो इसी तरीके से जो बानी पीटीआई हैं उनकी जो सिस्टर हैं अलीमा खान, वो जो है वो एक सहाफ़ी हैं बरतानिया के, चार्ल्स गलास। अब चार्ल्स गलास बड़ा एक मजेदार करैक्टर है। ये पाकिस्तान में जो है आया था सियासी वीजे पे, ठीक है, और अगस्त 2024 में जो है और सियासी वीजे पे आया और इस टाइम भी इसकी ख्वाहिश थी सियासी वीजे पे रह के खान साहब का इंटरव्यू करना चाह रहा था, ठीक है। तो फिर इसको जो कि लीगली आप कर नहीं सकते, आपके पास वीजा ही नहीं है ना। आप टूरिज्म के वीजे पे आए हैं, आप अगर जर्नलिस्टिक वीजे पे आते तो फिर आप इंटरव्यू कर सकते हैं। अच्छा, फिर इनको डिपोर्ट कर दिया गया 2024 में, अगस्त 2024 में डिपोर्ट कर दिया गया पाकिस्तान से। अलीमा खान उनसे राब्ते में है और अलीमा खान को उन्होंने कहा कि जी बरतानवी जेलों में तो हम किसी को किताबें नहीं भिजवा सकते, दस्तखत वाली ये वो, वहां पे बड़ा सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम होते हैं, तो मैं किताबें जो है वो खान साहब को भेजना चाह रहा हूं, तो क्या आप भेज सकता हूं? तो अलीमा खान ने कहा कोई मसला नहीं है। उसने कहा मेरे दस्तखतों से होंगी। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, आप भिजवा सकते हैं। तो अब दस्तखत होंगे या इसमें कोई मैसेज होगा, कोडिंग डिकोडिंग, आपको पता होता है चीजें ऐसी ही चलती हैं। एक चीज ये है तो वो उनका जो व्हाट्सएप किताब में लिखी तहरीरों के जरिए कोई पैगाम हो सकता है, कोई गोल्डस्मिथ का पैगाम हो सकता है, कहीं से कुछ भी हो सकता है। अच्छा, एक तो ये है। दूसरा जो है अलीमा खान जो है वो साउथ एशिया टाइम मैगजीन के जो साउथ एशिया के एडिटर है चार्ली कैम्बल, उनसे भी राब्ते में और रियासत मुखालिफ जो है वो चीजों को जो है हवा दे रही है। और इसके साथ साथ जो वॉल स्ट्रीट जर्नल है उनके सहाफी सईद शाह हैं, उनके साथ भी राब्ते में हैं और उनसे जो है वो मुसलसल जो है वो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ और उनके खिलाफ जो है वो कह रही है कि आपने नैरेटिव बनाना है और इस तरीके से। और मैंने यहाँ तक जो है वॉल स्ट्रीट जर्नल के सहाफी को कहा गया कि जी खान साहब को जेल के अंदर 3 दफा मारने की भी कोशिश की गई। तो ये झूठ और इफ्तरा फैलाने की वो कोशिश कर रही हैं। तो ये उनका व्हाट्सएप जो है वो सामने आया है, तो जिसमें वो मुतद्दिद मकसद ये है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान को बदनाम करना, बिल्कुल बदनाम कराया जाए। अब ये बताएं, बदनामी की जो हमने बात की, तो आज जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर हुआ है जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि ये मुकदमा हमारे बेंच के सामने लगना था लेकिन ये मुकदमा नहीं लगाया गया, तो इस पे उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे कंपेन हो रही है, बड़ी सवेर किस्म की उनके खिलाफ कंपेन चलाई जा रही है। आप ये बताएं कि ये जो मैटर है, केस आज लगना था नहीं लगना था, हम इसको अगर कानून और आइन की नजर में देखें तो किसका अख्तियार है बेंच बनाने का, किसका अख्तियार है केस को समाअत के लिए मुकर्रर करने का? क्या याह्या अफरीदी साहब ने कोई आइन और कानून से हटके कोई फैसला किया है, या मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो आइन और कानून से हटके अहकाम जारी कर रहे हैं, ऑर्डर पास कर रहे हैं? अब हो क्या रहा है कि 26वीं तरमीम के तहत जो है वो अज़-खुद नोटिस का इख्तियार किसी इंडिविजुअल के पास नहीं, वो अब सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास है। तो सही मंसूर अली शाह साहब के पास मुकदमा लगता है कस्टम एक्ट का 221 के सेक्शन ए की जो है वो सब सेक्शन 2 का मुकदमा था। तो उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अज़-खुद नोटिस ले लिया। फिर हुआ क्या, आपको पता है, मुझे पता है कि अगर जब नोटिस लिया जाता है या कोई सवाल रेज होता है, कोई नई चीज़ आती है किसी और मुकदमे में, तो उस पर मैटर भेजा जाता है चीफ जस्टिस को कि सर ये सवालात हैं, तो इस पर जो है वो आप बेंच बनाएं। ये आप देखते हैं, ये प्रैक्टिस है, ड्यू प्रैक्टिस जो है। लेकिन यहां पे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ऑर्डर कर दिया कि पीर के रोज 11 बजे जो है वो इसी ही बेंच में ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। जो फैसला किया उन्होंने कहा नहीं, अब चूंकि ये मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में 27 जनवरी को या व्हाटएवर जो भी लगेगा। हमारे कुछ साथी तो ये बलोच साहब ये कह रहे हैं कि ये तो याह्या अफरीदी साहब ने अपने ओहदे के लिए सुप्रीम कोर्ट को स्टेक पे लगा दिया है, याह्या अफरीदी साहब को रिजाइन कर देना चाहिए। आपकी बातों से मैं ये समझाऊं कि याह्या अफरीदी साहब ने कमेटी में बैठ के इस केस को, जो कि लीगल
और कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन का है, इसे आईनी बेंच को भिजवाया है 27 जनवरी के लिए। बिल्कुल। तो 26वीं तरमीम तो कहती है कि आईनी मुकदमात इंटरप्रिटेशन के आईनी बेंच सुनेगा। बिल्कुल। तो उनका जो फैसला है वो तो आईनी और कानूनी तौर पे लग भी रहा है। और माजी में अगर हम देखें जब 26वीं आईनी तरमीम पास हुई तो जो भी केस चाहे मंसूर शाह साहब की अदालत थी उसमें कई मरतबा ऐसे केसेस हमने देखे खुद भी मंसूर शाह साहब खुद भिजवाते रहे। बिल्कुल। किसी में सवाल रेज नहीं किया कि हमारा अख्तियार है, हमारा अख्तियार नहीं है। तो अब जाके जब ये सवाल रेज वो कर रहे हैं तो कुछ हमारे साथी जो सवेर कैंपेन चला रहे हैं जिनका पीटीआई के साथ ताल्लुक है वो ये कह रहे हैं कि या फरीदी साहब को रिजाइन कर देना चाहिए। किसको रिजाइन करना चाहिए? जो आइन और कानून के मुताबिक चल रहा है, या फिर दूसरी तरफ मंसूर शाह साहब हैं जो कह रहे हैं कि एक कोर्ट ऑर्डर है उसके मुताबिक ये केस लगना चाहिए था। देखें, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी जो है वो तो आइन और कानून का पालन कर रहे हैं और ऑलरेडी उनकी पूरी शख्सियत जो है, हम जितने भी हमने देखा कि वो हमेशा आइन और कानून के मुताबिक चलने वाले हैं, तो वो तो उसके मुताबिक चल रहे हैं। तो कानूनी और आइनी तौर पे जो शख्स चलता है वो रिजाइन करे क्यों? तो नाज़रीन, आपने तैयब बलोच साहब को सुना, 4 बड़ी अहम खबरें उसकी डिटेल हमने डिस्कस की। आपके राय का, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।